वेलकम बैक। आई एम अमित वरीद किलोर। कल हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, विच इज टाइटल एज द एग्जीक्यूटिव, एंड ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। नाउ वील एक्चुअली कंटिन्यू, डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा सा सेकंड पार्ट बचा हुआ है। फॉर द पीपल हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी। नाउ पॉलिटी के लिए दो बुक्स करनी है, एक तो लक्ष्मीकांत एंड देन दी एनसीईआरटी। तो हम पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे एंड देन वील एक्चुअली स्टार्ट विद द लक्ष्मीकांत। यही दो बुक नेसेसरी हैं आपको, बाकी इसके अलावा और किसी बुक्स की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है और आपको लेनी भी नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, राइट? तो अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो एक बार जरा इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज द हाफ ऑफ द पार्ट इज बेसिकली इन द प्रीसीडिंग लेक्चर। ये चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने पॉलिटी का बना ही दिया, तो आप उसमें देख सकते हो। नाउ इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, executive is basically drawn from the party or the coalition of party that has the majority in the lok sabha. It is basically saying कि जो पार्लियामेंट होता है उसके अंदर लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। ये राज्यसभा में 543 लोग होते हैं और इन 543 में जिस लोगों के पास मेजॉरिटी होती है, विच मीन्स टू से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक कोएलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के 272 से ज़्यादा एमपीज होते हैं, तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या बन सकते हैं। सो दिस इज द एग्जीक्यूटिव। ये हो गया एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो बेसिकली लोकसभा की मेजॉरिटी से आता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड एंड आर्बिट्री पावर्स विदाउट द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, राइट? ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, एंड इवन दो जब मेजॉरिटी होगी तो ये पार्लियामेंट जो है इसके पास कुछ टूल्स होते हैं जो कि उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं तो कैबिनेट की डिक्टेटरशिप बन जाएगी और हाउस को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। एक अच्छा पार्लियामेंट, एक अच्छी डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट हैज टू बी एक्टिव एंड विजिलेंट सो दैट वो रेगुलर और इफेक्टिव चेक रख सके। नाउ देर आर मैनी वेज जिसमें पार्लियामेंट कंट्रोल करके रख सकता है, बट बेसिकली ऑल इज दैट पावर एंड द फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेटर एज पीपल रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क इफेक्टिवली एंड फियरलेसली। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो द मेन इंपॉर्टेंट पावर इज दैट कि जितने भी पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स होते हैं, चाहे वो अपोजिशन के मेंबर्स हो, जरूरी नहीं है पॉलिटिकल जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता, whether what we have said in the legislature. Generally speaking, Indian citizens also get the freedom of speech and expression. However, a member of parliament has slightly more freedom of speech and expression, जो भी वो बात लेजिस्लेचर में बोलता है। अगर वो बाहर पब्लिक में या फिर बेसिकली मीडिया के सामने कुछ बोलता है, पार्लियामेंट के बाहर कुछ बोलता है, तो देर कैन बी सम एक्शंस विच कैन बी टेकन, बट इनसाइड द लेजिस्लेचर उसके पास एक प्रिविलेज है, काइंड ऑफ अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है कि उसके अगेंस्ट कोई कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती। अगर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा तो सिर्फ और सिर्फ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर के पास पावर्स होती है उसको ये एक्शन लेने के लिए कि उसने प्रिविलेज को ब्रीच किया है या नहीं ब्रीच किया है। एंड हु आर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर? लोकसभा के अंदर ये स्पीकर होता है एंड राज्यसभा के अंदर द सेम पर्सन, द सेम पोजीशन इज बेसिकली कॉल्ड एज द चेयरमैन। इसका मेन पर्पस क्या है भाई? ये प्रिविलेजेस इसलिए दिए गए हैं ताकि जो लेजिस्लेचर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल में रख सके, राइट? नाउ हाउ डू दे एक्चुअली डू इट? व्हाट एग्जैक्टली द पार्लियामेंट हैज ओवर द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव? पॉलिसी बनती है, लॉ इंप्लीमेंट होता है, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन स्टेजेस पे सबसे पहले करते क्या क्या है? दीज आर द थिंग्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट इज अ फोरम फॉर डिलिब्रेशन एंड द डिस्कशन। सो कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है या फिर कोई भी लॉ जो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन होना ऑलमोस्ट कंपलसरी है। उस समय डिबेट या डिस्कशन के दौरान जो भी कॉन्स होते हैं उस लॉ के या उस पॉलिसी के, दैट कैन बी स्टेटेड इन द पार्लियामेंट, और वो एक प्रकार से क्या नाम है, रिकॉर्ड में आ जाते हैं, राइट? सोसाइटी के या पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आ जाते हैं, सो दैट फॉर द एटर्निटी, मतलब हमें पता रहेगा कि बेसिकली ये बात करते वक्त बेसिकली ये बात पॉइंट आउट की गई थी। अप्रूवल और द रिफ्यूजल ऑफ लॉ, जनरली पार्लियामेंट कोई लॉ को रिफ्यूज नहीं कर सकता है जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हो। पार्लियामेंट रिफ्यूजिंग द लॉ, रिफ्यूजिंग द बिल टू बी पास जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हो, मींस कि गवर्नमेंट बेसिकली बदल जाएगी, मींस गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो जनरली वहां पर सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल होता है। हावेवर देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा लॉ लाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर है, उसको बेसिकली पार्लियामेंट के जो लोग हैं रिफ्यूज भी कर सकते हैं लॉ को पास करने से। फाइनेंशियल कंट्रोल, दिस बेसिकली मीन्स कि हर साल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं और उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट का जो जो खर्चा होता है। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये लोकसभा के अंदर 543 लोग हैं। अगर इनसे मिलके एक बार पूछा जाए कि क्या आपको गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस है, और मैक्सिमम मैक्सिमम से ज्यादा मेजॉरिटी लोग बोल दे कि हमें गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दी
गवर्नमेंट, वेल देन द गवर्नमेंट विल हैव टू रिजाइन एंड गवर्नमेंट विल बेसिकली चेंज। सो सबसे पहले डिलिब्रेशन और डिस्कशन का, जब भी लॉ बनता है यानी कि कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं वो उस पॉलिसी के ऊपर बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन द बिल्स, जनरल डिस्कशंस भी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉज और पॉलिसीज के बारे में नहीं। पार्लियामेंट के अंदर एक क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर जो कि हर रोज होता है जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको उन सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है जो कि बेसिकली अपोजिशन ने उनसे पूछे होते हैं। इसके बाद एक जीरो आवर भी होता है वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दे थिंक इज इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, इसमें जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर जवाब ये दे या ना दे, लेकिन एक प्रकार का फोरम मिल जाता है अपोजिशन को कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात को रेज करने का। सो फॉर एग्जांपल, जब जो लोकसभा और राज्यसभा होती है वो सुबह सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, 11 AM 11 बजे स्टार्ट होती है। तो 11 बजे से लेके 12 बजे तक जो फर्स्ट आवर होता है इसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। तो इसके अंदर अपोजिशन वाले कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मिनिस्टर से एंड मिनिस्टर विल हैव टू रिप्लाई। कई कई तरीके होते हैं, कुछ रिटर्न सवाल पूछे जाते हैं तो उसका रिटर्न जवाब दिया दिया जाता है, कुछ ओरल क्वेश्चंस होते हैं उनका ओरल भी जवाब दिया जाता है। और फिर 12 से लेके 1 बजे तक बेसिकली जीरो आवर होता है। जीरो आवर जस्ट मीन्स अ क्वेश्चन बेसिकली जो कि पूछा जाता है, किसी भी तरीके कोई भी पॉइंट डिस्कस किया जा सकता है वहां पे, एनीथिंग जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हो स्पेसिफिकली। नाउ हाफ एन आवर डिस्कशंस होते हैं, एडजर्नमेंट मोशन होता है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे बेसिकली अपोजिशन गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल बना के रख सकती है। नाउ क्वेश्चन आवर यानी कि जो पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है लोकसभा की और राज्यसभा की, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहला घंटा होता है उसका नाम रखा गया है क्वेश्चन आवर। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखने का। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, सबसे ज्यादा अटेंडेंस जो है इसी टाइम में दी जाती है, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए होते हैं। सो गवर्नमेंट से पूछा जा सकता है कि भाई इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, पेट्रोल का प्राइस राइज क्यों हो रहा है, फूड ग्रेन्स कितने हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर कुछ पब्लिकली कोई कुछ केसेस हाईलाइट हो रहे हो तो उनके बारे में सवाल किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए। नाउ दिस गिव्स द मेंबर, वो उससे जो अपोजिशन के मेंबर होते हैं वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। द डिस्कशंस ड्यूरिंग द क्वेश्चंस आर सो हीटेड दैट इट इज नॉट अनकॉमन टू सी मेंबर्स रेज देयर वॉइस, वॉक टू द वेल ऑफ द हाउस, वॉक आउट इन प्रोटेस्ट और टू मेक देयर पॉइंट। मतलब कि थोड़ा-सा पार्लियामेंट का को थोड़ा-सा एक्साइटिंग, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस है तो बोरिंग तरीके से काम करते हैं, थोड़ा-सा एक्साइटिंग सा टाइम रहता है, थिंग्स हैपन, मतलब रेडिकल चीज़ें हो जाती हैं कभी-कभी। इन सब में वी मस्ट रिमेंबर मैनी ऑफ दीज़ एक्शंस आर पॉलिटिकल टेक्निक्स, होती है सब पॉलिटिकल टेक्निक्स है कि भई गवर्नमेंट से थोड़े से कंसेशंस निकाले, गवर्नमेंट के साथ आर्गुमेंट करे, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करने पड़े और एग्जीक्यूटिव को बेसिकली जवाब देना पड़े। देन इसके अलावा सेकंड वाला जो तरीका है वो है अप्रूवल और रेटिफिकेशन ऑफ द लॉ। पार्लियामेंट क्या करता है कि पार्लियामेंट जब तक लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास नहीं कर देंगे तब तक वो चीज़ लॉ नहीं बन सकती है, तब तक उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। नाउ बिल तभी लॉ बनता है जब पूरा का पूरा पार्लियामेंट अप्रूव कर ले। नाउ गवर्नमेंट जिसके पास मेजॉरिटी होती है उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, किसी भी गवर्नमेंट जिसके पास मेजॉरिटी हो विल बी ऑलवेज बी एबल टू गेट द बिल पास। बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेज है कि बिल पास ना हो, और अगर बिल पास नहीं होता तो जनरली गवर्नमेंट के गिरने की भी क्या नाम है संभावना खड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडेड है। जितने भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो बार्गेनिंग, नेगोशिएशंस, रूलिंग पार्टी, कोalition पार्टी, अपोजिशन वाले सबसे नेगोशिएशन वेगोशिएशन करके, इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि कोई टेंजिबल चीज़ है, पॉलिटिकल प्रोसेस है। गवर्नमेंट की अगर लोकसभा में मेजॉरिटी है बट अगर राज्यसभा में ना हो तो बेसिकली बिल को बहुत आसानी से पास नहीं किया जा सकता है। ऐसा जनता पार्टी रूल 1977 में हुआ था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में 2000 में भी हुआ था। यहाँ पे गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ पास करती है तो वो ऐसा ही लॉ पास करती है जो कि अपोजिशन भी जिस बात से एग्री कर दे। मैनी बिल्स सच एज लोकपाल बिल हैव फेल्ड इनएक्टमेंट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जो था वो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब लोकसभा में गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस करना चाहती थी लेकिन राज्यसभा में गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं थी तो राज्यसभा से वो रिजेक्ट हो गया, और अगर एक भी हाउस रिजेक्ट कर दे तो बेसिकली वो बिल जनरली पास नहीं होते हैं। Financial control. Now, financial resources to implement the programs of the government are granted through the budget. तो गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम चलाई है, लेट्स से कि ये जो नरेगा की स्कीम चली है, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नाउ इसके लिए सपोज कीजिए साल के 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, ये 50,000 करोड़ रुपीज। ये पैसे के लिए गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हैं विच इज कॉल्ड एज द बजट, और उस बजट को बेसिकली पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है एंड द पार्लियामेंट विल हैव टू पास इट। So preparation and presentation of the budget for the approval of the parliament is a constitutional obligation of the government. This needs to be done every year. अगर हर साल नहीं होगा तो बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ भी खर्चा नहीं कर पाएगी। इस ऑब्लिगेशन से जो लेजिस्लेचर है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट लेजिस्लेचर चाहे तो रिसोर्सेज नहीं भी ग्रांट हो, होता नहीं है ऐसा,
दिस सेल्डम हैपन्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जनरली वही बना सकता है जिसके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेजॉरिटी हो, और मेजॉरिटी का मतलब है कि वो बिल पास हो जाएंगे सारे के सारे। नेवरदलेस, उसके बावजूद भी जब लोकसभा मनी ग्रांट करती है तो रीजन तो जरूर डिस्कस होते हैं कि गवर्नमेंट को किस चीज के लिए और क्यों पैसे चाहिए। कोई मिसयूज ऑफ द फंड्स हो जाता है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट पे सवाल उठाए जा सकते हैं। लेजिस्लेटिव कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, रादर इसमें गवर्नमेंट के अंदर जो बजट है वो एक प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसी बताता है, गवर्नमेंट करना क्या चाहती है देश के अंदर। लेजिस्लेचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट को इस प्रकार से थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। सेकंड, द नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होता है जिससे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है। जब तक गवर्नमेंट के पास फुल फ्लेजेड लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट है तब तक तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या नाम है रिमूव नहीं की जा सकती है। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। ये सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट रीजन होती जो भी गवर्नमेंट होती है, अगर वो लोकसभा में कॉन्फिडेंस लूज करती है तो जनरली ऐसा होता है क्योंकि कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं उन्होंने बेसिकली डिसाइड किया है कि उससे हम सपोर्ट हटाएंगे। सो बेसिकली पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा जवाबदेही थोड़ी सी रखे। नाउ बात रखिए कि दैट देयर इज एन एडिक्वेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस। ये तभी पॉसिबल है, पार्लियामेंट काम तब करेगा ना जब बेसिकली उसको टाइम मिलेगा। लोग अगर जो अपोजिशन के लोग हैं दे आर इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन, वो इफेक्टिवली करें, दे आर विलिंग टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। Now this is a tricky position because this depends on the people, right? And people are people, like they can actually not exactly be interested in their work. There has been a gradual decline in the sessions of the Lok Sabha and state legislative assemblies and the time spent on the debates. मैं बताता हूँ एक important बात। सबसे पहले तो पार्लियामेंट जो होता है ना वो सेशंस में मिलता है। इट डजेंट वर्क लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिस कि रोज सुबह जाना है, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है। पार्लियामेंट पूरे के पूरे साल में 3 बार मिलता है। ओके, दिस इज हाउ दे डू इट, विच इज कॉल्ड एज द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, दे विल से कि हम सेशंस में मिलते हैं। सेशंस का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल साल साल जब बिगिन होता है जनवरी में, तो 1 फरवरी से एक सेशन स्टार्ट होता है एंड 1 फरवरी से लेके मार्च या अप्रैल तक चलता है। ओके, दैट डिपेंड्स, इट्स नॉट एग्जैक्टली फिक्स, वो कितना भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मार्च तक चलेगा। इसको कहते हैं पार्लियामेंट का बजट सेशन, कि भाई बजट क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट किया जाता है तो इट्स कॉल्ड एज द बजट सेशन। और उसके बाद हो जाती है पार्लियामेंट की रिसेस। रिसेस देन फिर दोबारा से जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। इट्स नॉट एग्जैक्टली फिक्स, गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि वो कब पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं। तो जनरली स्पीकिंग वो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में किसी भी समय बुला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एज लॉजिकली बिकॉज क्योंकि उस समय देश में मानसून चल रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मानसून सेशन। ठीक है, मानसून सेशन एंड फिर उसके बाद फिर से रिसेस हो जाती है। और उसके बाद एक नवंबर और दिसंबर में एंड में 2 या 3 हफ्ते का सेशन एक लास्ट में होता है, छोटा सेशन होता है वो 2 या 3 हफ्ते का। उसको कहते हैं क्या कहते हैं, विंटर सेशन। नवंबर टू दिसंबर होता है विंटर सेशन। सो जो पार्लियामेंट होता है दे मीट टू पास दीज लॉज और टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द डिबेट एंड डिस्कशन। वो ऐसे 3 सेशंस में मिलते हैं। नाउ जनरली ये 3 सेशंस की सक्सेस तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे लोग आए, काम करें, डिबेट करें, डिस्कशन करें। पर इट हैज़ बीन सीन देन इन लास्ट 2 डेकेड्स जो ये सेशंस हैं वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं, और जो डिबेट पे है वो जो टाइम है वो थोड़ा सा कम होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बेसिकली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। अपोजिशन वाले बेसिकली सेशंस को बॉयकॉट कर देते हैं। सो काइंड ऑफ अ क्रिटिसिज्म कि यार पार्लियामेंट अगर सक्सेसफुल है तो कैसे ही सक्सेसफुल होगा। द ओनली वे दे कैन बी सक्सेसफुल इज दैट इफ दे विल हैव बी दे वुड बी एबल टू बी प्रेजेंट एवरी डे और हर रोज बेसिकली डिबेट और डिस्कशन करें। नेवरदलेस, नाउ व्हाट डू द कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट डू। कमिटी, पार्लियामेंट की कमिटीज करती क्या है। अब देखो एक बात बताओ, जैसे खुद ही जनरल नॉलेज के लिए अगर हम गेस करें, हाउ डू यू थिंक द पार्लियामेंट एक्चुअली वर्क्स। पार्लियामेंट ये डिबेट, डिस्कशन, लॉ सब कुछ डिस्कस करेगा तो कैसे करेगा। ना वो कभी तुमने नोटिस किया कि हम जब 10-15 दोस्त बैठे होते हैं किसी कहीं पर भी पार्टी में बैठे हैं, घर पे बैठे हुए हैं और किसी चीज़ पे डिबेट चले या डिस्कशन चले, लेट्स से लाइक आई डोंट नो, लाइक इज इंटरस्टेलर अ गुड मूवी और नॉट, इज आईफोन बेटर देन एंड्रॉयड। सो यू सी, अगर 2 लोग हैं तो डिबेट कर लोगे, 15 लोग हैं तो वो डिबेट और मुश्किल हो जाता है। एंड हाइपोथेटिकली अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट डिबेट करना इम्पॉसिबल है। सबकी बातें कैसे सुनेंगे एक एक आदमी की, और सबके बाद उसके बाद पॉइंट को कोलेट करके कोई सही ओपिनियन पे कैसे पहुंचे। नाउ वैसे तो पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये 543 प्लस 245, दिस नंबर इज क्वाइट स्मॉल, 788। However, to discuss each and everything for the 788 people is also not possible, right? So parliament exactly करे तो क्या करे। सो जनरली पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करता है कि दे मेक कमिटीज ऑफ द पीपल। लेट्स से कि सपोज करो कि कोई एग्रीकल्चर का बिल आया है, तो एग्रीकल्चर के बिल पर डिबेट और डिस्कशन करना है।
एक तो तरीका ये है कि सीधा लोकसभा में जाओ और सबको बोलो भाई बताओ अपने अपने पॉइंट्स बता दो एंड देन वील डिसाइड इट। बट इफ यू ट्राई टू डू दैट विद ईच एंड एवरी बिल, भाई एक एग्रीकल्चर का आ गया, अगले बार क्या नाम है रोड और ट्रांसपोर्ट का आ गया, अगले बार टैक्सेशन का कोई बिल आ गया, इसके अलावा कोई क्या नाम है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, डिफेंस की कोई चीज़ होगी, हाउ डू यू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग? नॉट पॉसिबल। सो व्हाट दे डू इज दैट कि दे डिवाइड द पार्लियामेंट इनटू कमिटीज, कमिटी बना देते हैं जिसको कहते हैं पार्लियामेंटेरियन कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी। तो व्हाट दे वर गोना डू इज दैट कि जैसे कि 30 लोकसभा के लोग लिए और उनको बोल दिया कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि डिफेंस के बारे में डिस्कस किया करेगी, डिफेंस का जो भी बिल आएगा इन 30 लोगों को भेज दो, ये डिबेट डिस्कशन करके एक रिपोर्ट दे देंगे, वो रिपोर्ट फिर हम सब डिस्कस कर लिया करेंगे। सिमिलरली फिर किसी और ग्रुप को बना दिया, 30 लोगों का एक और कमेटी बना दी, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी बिल को डिस्कस करने लग गई। सो दैट इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। सो ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जितना भी होता है, इसका मेन फंक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिटीज। यही एक्चुअली में काम कर रही होती है सबसे पहले डे टू डे बिजनेस में। पार्लियामेंट तो सिर्फ और सिर्फ सेशंस में मिलता है, तो उसके पास तो वैसे ही टाइम बहुत कम है डिस्पोजल का। मेकिंग ऑफ द लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर्ड इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इशू। भाई डिबेट भी अगर आपको मैं कोई लॉ पकड़ा दूं तो आप उसके ऊपर कोई ऐसा पॉइंट लाओगे कैसे कि ये इंक्लूड करो या ना करो? हाउ डू यू डू दैट? फॉर दैट देर इज अ लॉट ऑफ टाइम दैट नीड्स, डिस्कशन है, सबसे बातें करनी है। एग्रीकल्चर के बारे में कोई लॉ लेने वाले हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट से बातें करनी पड़ सकती है, फार्मर से बातें करनी पड़ सकती है, ट्रांसपोर्ट वालों से बातें करनी पड़ सकती है, उसके इम्प्लीकेशंस को कोई स्टडी कर सकता है, रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी फेसेट्स ऑफ ईच एंड एवरी लॉ। सो द पॉइंट इज दैट जितना भी जो भी काम होगा उसको अटेंशन और टाइम तो चाहिए, है ना? तभी तो हम सबके सब एक ही चीज करते हैं। देखा, यूपीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता है, एसएससी वाला एसएससी कर रहा होता है। अब अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप सिर्फ पीएचडी कर रहे होते हो। मल्टीपल चीजें, कभी कभी दो काम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि एक ही काम हो। सो द वे टू डू इज बेसिकली ए पार्लियामेंट्री कमिटी। तो सबके सब ऐसे इन्वेस्टिगेशन, करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेशन करना है, हर एक गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो कितना खर्चा कर रहा है उसके तरीके से ये सारे के सारे काम किए जाते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के द्वारा से। और गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बना लिया है, पार्लियामेंट ने भी क्या सिस्टम बना लिया है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ स्टैंडिंग कमिटीज बना दी है। स्टैंडिंग कमिटीज। नाउ यहाँ पे 20 दिया हुआ है, एक्चुअली में 24 है ये। ठीक है, देर आर 24। एनसीईआरटी में थोड़ा गलत दिया हुआ तो याद रखिएगा कि 24 स्टैंडिंग कमिटीज है। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है कि भाई एक ग्रुप ऑफ लोग बना दिए, 30-31 लोगों का ग्रुप दे दिया, उसको बोल दिया कि भाई तुम डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी हो, तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें तुम डिस्कस करोगे। फिर एक अलग से कोई और 30-31 का ग्रुप बना दिया, ओवरलैप भी कर सकते हैं, इस मेंबर का इसमें भी आ सकता है, वो मेंबर उसमें भी जा सकता है। तो ऐसे करके ग्रुप कमिटीज बना दी जिनको कहते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग का मतलब है परमानेंट, इसको चेंज भी नहीं करें तो परमानेंट चलेगी। अगर हम पार्लियामेंट जाएंगे तो वहाँ पे अंदर एक डिफेंस वाली स्टैंडिंग कमेटी होगी, एक एग्रीकल्चर वाली डिफेंसिंग एक स्टैंडिंग कमेटी होगी, ऐसे परमानेंट वाली 24 बना रखी है। तो जो ये स्टैंडिंग कमिटीज हैं, ये गवर्नमेंट की सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज है उनके काम को अंडरस्टैंड करती रहती है, बजट को चेक करती रहती है, खर्चे को करती रहती है, और जो भी हाउस में जिस भी चीज़ से रिलेटेड लॉ बिल्स आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करती है। फिर ये रिपोर्ट सबमिट कर देती है पूरे हाउस को, ताकि फिर आसानी से 543 लोग बैठ के डिस्कस कर सके। इन स्टैंडिंग कमेटी के अलावा समटाइम्स दोनों के दोनों राज्यसभा प्लस लोकसभा के मेंबर इकट्ठे बैठ के कमेटी बना लेते हैं जिसको कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये सबसे ज्यादा खास वाली होती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कोई बहुत सुपर इंपॉर्टेंट बिल आया तो अपोजिशन वाले डिमांड करेंगे कि यार ये तो बिल इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, कोई ज्वाइंट कमेटी बनेगी तभी काम चलेगा। तो ज्वाइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि वो दोनों के दोनों हाउसेस से मेंबर्स आते हैं। तो इससे थोड़ा पार्लियामेंट का जो काम का है थोड़ा सा बर्डन इशू हो गया है। कोई भी बिल आता है वो बेसिकली कमिटीज को रेफर कर दिया जाता है, एंड पार्लियामेंट उसके बाद धीरे धीरे अप्रूव कर देती है जो भी वो कमेटी सबमिट करती है रिपोर्ट, राइट? उसमें अपोजिशन के भी मेंबर है, रूलिंग पार्टी के भी मेंबर है, और वंस दे हैव डिसाइडेड, सो जैसे 30 लोगों ने, इट्स समथिंग लाइक विच वी आर डूइंग। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन दे 543 रिप्रेजेंटेटिव, सो दीस पीपल आर मेकिंग लॉ। सो दीस 543 पीपल चूज अ रिप्रेजेंटेटिव विच इज अ कमिटी। ये वो रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, फिर वो 30 लोग उस बिल पे डिसाइड कर लेते हैं सब कुछ, फिर वो जो बात होती है उसको सबके पास सब पार्टी अपने अपने से मान लेती है। लीगली स्पीकिंग नो बिल कैन बिकम लॉ until and unless नो बजट कैन बी सैंक्शन until and unless अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। बट पार्लियामेंट जनरली वही करता है जो बेसिकली कमेटी रेकमेंड कर देती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कमेटी में भी लोग है ही ना। अब जैसे सपोज कीजिए कि भाई अपोजिशन के 100 मेंबर है, 100 मेंबर्स हैं, ठीक है? तो कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो लेट्स से कि इनको 100 के 100 को नो करना है। अब जनरली क्या करेंगे, इसमें 100 में से 5 मेंबर एक कमेटी के मेंबर बन जाएंगे, और उसके बाद जो इनका डिसीजन होगा ये फाइनली फुल फ्लेजेड कमेटी का डिसीजन बता देंगे सबको सबको, बाकी 95 वालों को कि यार ये हमें एक्सेप्टेबल है, इस बिल के ऊपर यस करना है, यार ये बिल हमें नॉन एक्सेप्टेबल है, इसके बिल के ऊपर नो कर दो, दिस इज द रिपोर्ट। सो दैट बाकी 95 को काम ना करना पड़े, दे विल जस्ट फॉलो द डिमांड्स। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ?
पार्लियामेंट एक प्रकार से डिबेटिंग फोरम है, ठीक है, और डिबेटिंग ही बेसिकली इसका वन ऑफ द मेन वाइटल फंक्शंस है। डिस्कशंस जो है वो थोड़ी सी लॉजिकल भी होनी चाहिए। कभी कभी आपने ऐसे डिबेट्स में पार्टिसिपेट तो किया होगा जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता, सबके सब चिल्ला चिल्ला के अपनी अपनी बातें कह देते हैं, बट पार्लियामेंट एक्चुअली में पार्लियामेंट है, राइट, इट्स द पार्लियामेंट। दे नीड टू डिबेट इन अ मैनर दैट यू ऑलवेज गेट एन आंसर फॉर इट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बेसिकली कुछ प्रोविजंस हैं जो कि इसके पार्लियामेंट के कंडक्ट ऑफ बिजनेस की काम करने का क्या क्या तरीका होगा उसके बारे में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। इसके बिसाइड्स पार्लियामेंट के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो ये डिसाइड करता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस के क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। सो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द फाइनल अथॉरिटी is the final authority in the matters of the regulating the business of the legislature। so अगर आप लोकसभा के बारे में बात करोगे तो लोकसभा का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका नाम है स्पीकर, ठीक है, उसकी पोजीशन का नाम है स्पीकर। और राज्यसभा का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका नाम है चेयरमैन। ये दोनों बेसिकली काफी पावरफुल है, यू कैन अंडरस्टैंड देम एज द प्रिंसिपल ऑफ द हाउस। तो लोकसभा का प्रिंसिपल होता है स्पीकर, राज्यसभा का प्रिंसिपल होता है चेयरमैन। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिबेट? कौन डिबेट स्टार्ट करेगा? आप कीजिए, आपको 2.5 मिनट पूरे हो गए, आप बैठ जाइए। अच्छा, इस डिबेट के बाद इसके ऊपर वोटिंग करते हैं। बिल कितने बजे आएगा? 4 बजे। 4 बजे बिल की डिस्कशन होगी, 1 घंटे के लिए डिस्कशन होगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द वे टू वर्क, क्या तरीका है कैसे काम करने का। ये 12 से 1 बजे क्वेश्चन आवर है, ये सॉरी 11 से 12 तक क्वेश्चन आवर है, 12 से 1 बजे तक 0 आवर है। ये सारी की सारी जो डिबेट और डिस्कशन होती है दैट इज बेसिकली जनरली कंट्रोल्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ईच अकॉर्डिंगली हाउस। नाउ कई तरीके हैं कि भाई बाकी मेंबर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं ये, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उधड़ंग मचा रहा हो तो लिटरली उसको क्या नाम है, ऑफिशियल्स मार्शल्स बुला के उनको बाहर निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। एक स्पीकर के पास एक एक इंपॉर्टेंट पावर भी होती है जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, ठीक है। देखो, लेजिस्लेचर्स के जो भी लोग होते हैं दे आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कोई बीजेपी का मेंबर है, कोई कांग्रेस का मेंबर है। सपोज करो व्हाट वुड हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। इलेक्शन होने के बाद बेसिकली वो पार्टी को छोड़ने की कोशिश करें। नाउ सबसे पहले जब 1950s के बारे में बात करें तो ये इशू रिजॉल्व था, कोई कहीं से भी इलेक्ट हो जाता था और जब भी कहीं उधर पैसे वैसे मिल जाते थे, ग्रीड में, कोई लालच में, कोई थ्रेट में, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेता था। फाइनली देयर वाज एन एग्रीमेंट दैट legislator who is elected on one party's ticket must be restricted from defecting to another party। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सेम प्रॉब्लम थी। सो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज केम टू अ कंसेंसस कि यार अगर एक किसी की पॉलिटिकल पार्टी की टिकट लेके कोई आदमी एमपी बना है ना, तो उसको बेसिकली छोड़ने का टेक्निकल हक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई विच इज कॉल्ड एज द 52nd अमेंडमेंट, जिसको एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट भी कहा जाता है। इसके अंदर 91st अमेंडमेंट से कुछ चेंजेस भी हुए हैं। नाउ इसमें ये रूल बनाया गया है कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का और राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में जो चेयरमैन होता है, इनके पास पावर है कोई भी आदमी जो डिफेक्ट करता है, जो बेसिकली दल बदलने की कोशिश करता है, उसको सस्पेंड करने के लिए। अब देखो कैसे डिफेक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी बदलनी है। डिफेक्शन में जैसे कि भाई वोटिंग होनी स्टार्ट हुई, तो ये लोकसभा के 543 लोग हैं, अब इस पे वोटिंग हो रही है किसी बिल के ऊपर। अब सपोज करो कि जो वो बीजेपी के 300 लोग हैं उसमें से 40 लोग बीजेपी के बिल पे ही नो नो वोट कर दे। तो उन्होंने नो वोट किया तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ की ना भाई, जब पूरी पॉलिटिकल पार्टी यस वोट कर रही है तो तुम नो क्यों वोट कर रहे हो? तो इसका मतलब वो डिफेक्ट हो गए, इसका मतलब उन्होंने बेसिकली कुछ बदल दिया, उन्होंने पार्टी बदलने की कोशिश किया एक प्रकार से। तो ऐसे में किया क्या जाएगा? हाउ डू यू कंट्रोल दिस? वेल ऐसे में जो बीजेपी होगी वो स्पीकर को कंप्लेंट कर देगी कि ये जो 40 मेंबर हैं इन्होंने पार्टी बदलने में, मतलब कि इन्होंने जो पार्टी लाइन थी उसके अगेंस्ट कुछ काम करने की कोशिश की है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के लेकिन वोट वो कर रहे हैं जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, तो इसका मतलब हो गया डिफेक्ट, वो डिफेक्ट हो गए। तो ऐसे में जब भी अगर कोई मेंबर डिफेक्टेड हो जाता है तो वो मेंबरशिप लूज कर सकता है, मतलब उसको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से हटाया जा सकता है। एंड दिस इज डन बाय द स्पीकर। ये जो लूज है इसका जो डिसीजन है वो स्पीकर देगा, मतलब राज्यसभा में चेयरमैन देगा और लोकसभा के अंदर स्पीकर देगा। उसके बाद वो पर्सन इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एनी अदर पॉलिटिकल ऑफिस, तो वो आदमी मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, उसको सस्पेंड ही कर देंगे। तो डिफेक्शन है क्या? अगर मेंबर एब्सेंट रहता है हाउस में जब पार्टी लीडरशिप स्पेसिफिकली बोले प्रेजेंट होने के लिए, या फिर पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दे, वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़े, इन सारी चीज़ों को डिफेक्शन कहते हैं। डिफेक्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी बदल के कहीं पे और पे चले जाना। अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट ना भी करोगे तो भी बेसिकली उसको डिफेक्शन ही माना जाता है। अगर आपने पॉलिटिकल, आपके पास ऑर्डर आया है
अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कि भाई हाउस में प्रेजेंट रहना है और उस दिन बेसिकली ना हो, तो एक प्रकार से इसका भी डिफेक्शन है, इसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट की जा सकती है। नाउ दिस अप्लाइज ओनली टू बिल्स एंड द लॉज एंड द पॉलिसीज। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उस समय वोट करनी होती है, तो उसमें ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से बेसिकली ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं, उसमें आप अपनी मर्जी से जिस भी कैंडिडेट को चाहते हो उसको वोट कर सकते हो, बट जनरली आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को ही करते हो। एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 20 years shows that the anti defection has not been able to curb defection। ठीक है, ऐसा है नहीं कि दल बदलना थोड़ा सा रुक गया है, बट थोड़ी सी पावर्स जरूर आ गई है पॉलिटिकल पार्टी के और प्रिजाइडिंग मेंबर्स के पास। बहुत सेटिस्फैक्टरली तो नहीं कह सकते हैं, बट इट हैज ब्रॉट स्टेबिलिटी टू इट। कुछ ना कुछ बेसिकली चेंजेस इंपॉर्टेंट हुए ही हुए हैं। ठीक है, नाउ ये स्पेसिफिकली कह रहा है कि यार कभी आपने लाइव टेलीकास्ट देखा प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट की, तो आई वुड एक्चुअली एडवाइस यू शुड गो एंड डू इट। एक बार कुछ नहीं तो यूट्यूब पे लोकसभा डाल के देख लो, ऐसी वाइब करने के लिए देख लो 15-20 मिनट के लिए कि क्या चल रहा है। कुछ समझ में भी ना आए ना तो भी देख लो, चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती हैं। तो हमारा पार्लियामेंट एक रेनबो ऑफ कलरफुल ड्रेसेस है, सिंबलाइजिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। मेंबर्स अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, कास्ट होता है, रिलीजन है, सेक्ट है, अलग अलग है, और कई बार लड़ते हैं, मतलब एक दूसरे को, बढ़िया तगड़ी लड़ाई होती है, बढ़िया होती है। इससे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे टाइम, देश का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है। हावेवर बात यह है कि यही उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस में से कभी कभी नॉइज हमें जब दिख रहा होता है तो हमें पीछे सब्सटेंस नहीं दिखता है। उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के बीच में गवर्नमेंट को एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की भी पावर्स हैं, और वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम। सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो इसी प्रकार से एक्सप्रेस होते हैं। लेजिस्लेचर इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। एग्जीक्यूटिव में भाई रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की मर्जी की है। आईएएस और जो आईपीएस हैं वो अपनी पसंद के रखे जा सकते हैं, बट लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोग आएंगे वो एक्चुअली में ट्रूली हर सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एंड द शेयर प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स मेक्स द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स एक्सपेक्टेशन। तो लेजिस्लेचर एज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटिंग द विशेज ऑक्यूपाइज अ हाई पोजीशन, हियर इन लाइज द ला 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 डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट। ये हो गई बात भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अब क्या कहते हैं बच्चों, टेक्निकली स्पीकिंग दिल से बताऊं तो आज हमें करना है चैप्टर नंबर 6 ऑफ द जुडिशरी। लेकिन क्या हुआ कि आज सुबह सुबह हमारे चैनल के ऊपर आ गई है कॉपीराइट। कॉपीराइट्स हो जाते हैं ना यूट्यूब चैनल के ऊपर, कुछ हो सकता है कि कहीं पूरा का पूरा चैनल ही बंद ना हो जाए, 2-3 कॉपीराइट। तो आई हैव टू जस्ट फिगर दिस आउट कि ये कॉपीराइट कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। तो मैं उसके लिए बेसिकली आज थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ इन सम अदर सर्टेन थिंग्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है, लेकिन हमारे चैनल पे इस समय आप लोगों के सबके, मेरे चैनल पर, इस चैनल के ऊपर एक कॉपीराइट हो रखी है। यूट्यूब की कॉपीराइट होती है, देयर आर रूल्स कि यूट्यूब अगर 3 कॉपीराइट कर दे तो पूरा का पूरा चैनल टर्मिनेट हो जाता है। फिर ठीक है, मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल है। अभी अभी आपने रिसेंटली वो मोहक मंगल वाली कंट्रोवर्सी सुनी होगी ना। एएनआई ने बेसिकली स्ट्राइक डाल दी थी उसके चैनल पे, तो 3 स्ट्राइक के बाद पूरा का पूरा चैनल टर्मिनेट हो जाता है। अभी हमारे चैनल के ऊपर भी कॉपीराइट आई है, हो सकता है चैनल टर्मिनेट हो जाए। तो कोशिश करें, प्रे करते हैं। एंड बिकॉज वी आर ऑब्वियसली नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन, तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियोस को, है ना। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल जस्ट सब्सक्राइब टू इट। पता नहीं, मतलब उससे कुछ हेल्प नहीं होती, चैनल तो कोई भी कॉपीराइट किया जा सकता है, ठीक है, बट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 करेंगे जुडिशरी वाला। और कमाल की बात यह है कि मुझे जुडिशरी के पास भी जाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। आई हैव टू टॉक टू द जुडिशरी ऑल्सो। फाइनली फेथ जो है वो जुडिशरी पर ही है जीवन का। चैनल बंद हो जाएगा तो रोड पे ही आ जाएंगे बेटा, सच्ची मुच्ची के रोड पे आ जाएंगे। ऑल राइट, गॉड ब्लेस अस। राइट, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मतलब पहले मुझे लगता था कि ये नहीं बोलना होता है, बट अब जीवन में समस्याएं कुछ ऐसी चल रही हैं। आई सी यू, मैं जल्दी से एक जुडिशरी का चैप्टर रिकॉर्ड करता हूँ एंड देन आई विल गिव इट टू यू, ठीक है।